राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक है CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स के यूनिट नंबर 2, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड CPU शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये क्या कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम मैनेजर कार्य करता है और सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। हम कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, जैसे विंडोज़, यूनिक्स, एंड्रॉयड, OS2, एप्पल, मैकिन्टॉश। ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उन सब के अलग अलग फीचर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। ये सारी चीज़ों के बारे में हम संक्षिप्त में यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारा जो सेकेंड यूनिट है ये प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है और CPU शेड्यूलिंग से संबंधित है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, थ्रेडिंग क्या होती है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम आगे शेड्यूलिंग के अंदर यूज़ में लेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस। व्हाट इज़ प्रोसेस? हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हार्ड डिस्क पे स्टोर रहती है, परमानेंटली स्टोर रहती है। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी भाषा में लिखे हुए हो सकते हैं। तो प्रोग्राम जब किसी डिस्क पे स्टोर रहते हैं तो वो एंटिटी पैसिव एंटिटी कहलाती है, वो किसी प्रकार के एग्जीक्यूशन में भाग नहीं लेती। लेकिन जब प्रोग्राम्स को हम कुछ पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रोसेसेस बन जाते हैं। और जो प्रोसेस है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर भाग लेती है। सो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन which is utilized by the CPU। प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी होती है और ये रैम के अंदर रहती है। रैम के अंदर हम ये जानते हैं कि जो भी प्रोग्राम है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड करना आवश्यक होता है। हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और वो सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए उस एप्लीकेशन को कंप्यूटर की मेन मेमोरी या रैम में लोड करना अति आवश्यक होता है, तभी वो प्रोग्राम को हम काम में ले सकते हैं। तो जो प्रोसेस है वो एक एक्टिव एंटिटी होता है क्योंकि उसको हम रैम में स्टोर करते हैं, जबकि प्रोग्राम जो है वो एक पैसिव एंटिटी है और वो डिस्क के ऊपर स्टोर रहता है। तो प्रोसेस के ऊपर ही हम वर्क करेंगे और प्रोसेस के बारे में ही हम सारी जो है इस यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे कि प्रोसेसेस क्या हैं, किस तरह से उनकी शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग का अर्थ ये होता है प्रोसेस को CPU प्रोवाइड करना ताकि उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके। तो दो चीज़ें हैं, प्रोसेस एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी विच डज नॉट टेक पार्ट इन द एग्जीक्यूशन, जबकि प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है, वो रैम में रहती है और एग्जीक्यूशन में पार्ट लेती है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट है यह है प्रोसेस की स्टेट, कि प्रोसेस की क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, प्रोसेस किन स्थितियों में रहता है। तो प्रोसेस की टोटल 5 स्टेट्स होती हैं। पहली, जब हम प्रोसेस को बनाते हैं, प्रोग्राम को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट एंटिटी में डिवाइड करते हैं, तो वो न्यू स्टेट में होता है जबकि उसको क्रिएट किया जाता है। जैसे ही प्रोसेस बनता है तो वो न्यू स्टेट कहलाती है, नया प्रोसेस बना दिया जाता है। जब प्रोसेस बनने के बाद CPU के लिए रैम के अंदर रहता है और CPU का वेट करता है तो वो रेडी स्टेट में कहलाता है। मतलब प्रोसेस क्रिएट हो चुका है लेकिन उसको CPU प्राप्त नहीं हुआ है और उसको रैम में लोड किया हुआ है, तो वो उसकी रेडी स्टेट कहलाती है। जब रेडी स्टेट में पड़े हुए प्रोसेस को CPU प्राप्त हो जाता है तो वो उसकी रनिंग स्टेट में आता है। उस समय प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है या एग्जीक्यूशन उसका चल रहा होता है। जब किसी भी रन होने वाले प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, किसी रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो वो वेट कंडीशन में आता है और वेट करता है। जब उसको रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाता है, उसका कार्य पूरा हो जाता है, तो वापस वो रेडी स्टेट में आता है या वापस रैम के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से रेडी स्टेट से जो डिस्पैचर है वो उसको CPU के लिए भेजता है, रनिंग स्टेट में आता है और कार्य होने के पश्चात वो एग्जिट होकर टर्मिनेट हो जाता है। किसी प्रकार का इंटरप्ट आने पर, इंटरप्ट का अर्थ ये है कि हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाता है या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है जिसको पहले एग्जीक्यूट करना है
उस केस में CPU रन होने वाले प्रोग्राम को रेडी स्टेट के अंदर वापस से स्टोर कर देता है, और जब रेडी स्टेट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस से रनिंग स्टेट के अंदर आ जाता है। इस प्रकार प्रोसेस की 5 स्टेट्स होगी: न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग एंड टर्मिनेटिंग स्टेट। न्यू स्टेट का अर्थ है जब प्रोसेस फर्स्ट टाइम बनाया है, नया हुआ है, तो न्यू स्टेट के अंदर होगा। जब वो उसको हमने रैम में स्टोर कर दिया तो वो रेडी क्यू के अंदर रहेगा। जब उसको CPU प्राप्त हो गया और वो उसका कार्य चल रहा है एग्जीक्यूशन का, वो रनिंग स्टेट कहलाती है। जब प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है तो वो वेटिंग कंडीशन कहलाती है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो है डायग्राम हम देख रहे हैं, ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है कि प्रोसेस इस अलग अलग स्थितियों में रहता है और उसकी स्थिति किस प्रकार से बदलती रहती है। उसके पश्चात आते हैं हमारे शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स क्या होते हैं? शेड्यूलर वो हैं जो जॉब्स को क्रिएट करते हैं और उनको स्टोर करते हैं या असाइन करते हैं। तो जॉब इज ए द प्रोसेस विच इज़ नॉट क्रिएटेड एंड डिसाइड्स इन द डिस्क इज कॉल्ड ए जॉब। जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम को भी हम जॉब बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस अभी क्रिएट नहीं हुआ है और प्रोग्राम जबकि डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा है तो वो जॉब कहलाएगा। नेक्स्ट इज जॉब शेड्यूलर। सिलेक्ट जॉब फ्रॉम जॉब क्यू एंड प्लेसेस इन द मेन मेमोरी। जब किसी भी जॉब को या प्रोसेस को हम जॉब क्यू से सिलेक्ट करते हैं और मेमोरी के अंदर प्लेस कर देते हैं तो वो रेडी क्यू बन जाता है या रेडी क्यू के अंदर डाल देते हैं, तो ये कार्य करता है जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूल का अर्थ हुआ कि जॉब क्यू से जॉब्स को सिलेक्ट करना और उनको मेमोरी या मेन मेमोरी के अंदर प्लेस कर देना, रेडी क्यू के अंदर रखना। नेक्स्ट इज CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर का कार्य होता है कि रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करना और उसको CPU एलोकेट कर देना। तो CPU एलोकेट करने का कार्य CPU शेड्यूलर करेगा और जॉब सिलेक्ट करके उसको रैम में प्लेस करने का कार्य जॉब शेड्यूलर करेगा। इसके पश्चात जो शेड्यूलिंग है वो दो प्रकार की होती है: प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यदि किसी जॉब को CPU अलॉट होने के पश्चात उसके समाप्त होने तक वापस नहीं लिया जा सके तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाती है। अर्थात एक बार यदि हमने प्रोग्राम को CPU असाइन कर दिया तो जब तक प्रोग्राम समाप्त नहीं होगा हम उस प्रोग्राम को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाती है। जबकि यदि जॉब को हम बीच में रोक सकें, उसको वेट कंडीशन में डाल सकें और किसी जॉब को अन्य जॉब को CPU असाइन करें तो इस तरह की शेड्यूलिंग जो होती है वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाती है। इसमें जो जॉब है वो अपने कार्य से पहले वेट कंडीशन में आता है और कंडीशन समाप्त होने के पश्चात वापस उसको हम CPU अलॉट कर देते हैं। तो दो प्रकार की शेड्यूलिंग होगी, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे हमारी सारी यूनिट में भी और सारे चैप्टर में भी, तो इसको हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो फर्स्ट इज CPU यूटिलाइजेशन। व्हाट इज CPU यूटिलाइजेशन? CPU को हमेशा बिजी रखना, उसको बिजी रखना मतलब उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, तो ये CPU यूटिलाइजेशन कहलाता है। मतलब CPU एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है और ये CPU जो है ये कभी भी फ्री नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम सदैव बिजी रखेंगे और इसका कार्य में लेते रहेंगे। तो ये CPU यूटिलाइजेशन हमेशा हाई होना चाहिए, मतलब इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। ये बिना कार्य के इसको हम फ्री नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट इज थ्रूपुट। व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में जितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं ये थ्रूपुट कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी मशीन का आउटपुट होता है कि कोई मशीन प्रति इकाई समय में कितना प्रोडक्शन करती है, उसी प्रकार से CPU का है कि वो कितने प्रोसेसेस को एक यूनिट समय के अंदर एग्जीक्यूट करता है, तो ये उसका थ्रूपुट कहलाता है। थ्रूपुट भी अधिक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है वेटिंग टाइम, मतलब प्रोसेस ने कितने समय तक रेडी क्यू में वेट किया और कितना समय उसे एग्जीक्यूशन के अंदर लगा। इन दोनों का जो योग है ये टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम भी कम होना चाहिए, मतलब प्रोग्राम प्रोसेस को कम से कम समय तक वेट करना चाहिए और काफ़ी फास्ट स्पीड से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का अर्थ है जितना समय किसी प्रोसेस ने रेडी क्यू में लगाया
टाइम स्पेंड किया वो वेटिंग टाइम कहलाता है। वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, कम से कम वेट करना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम का अर्थ है कि कितने समय में सीपीयू ने उसको रिस्पॉन्ड किया, कितने समय में प्रोसेस को रेडी क्यू से लेकर उसको सीपीयू प्रोवाइड कर दिया, तो ये रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। और वेटेड टर्न अराउंड टाइम का मतलब है रेशो ऑफ टर्न अराउंड टाइम टू एग्जीक्यूशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, इसको जब हम एग्जीक्यूशन टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये वेटेड टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो हमने आज देखा सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन अधिक से अधिक होना चाहिए, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। थ्रूपुट का अर्थ है मैक्सिमम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए, तो ये हाई होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम। वेटिंग टाइम भी कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम भी कम होना चाहिए, और वेटेड टर्न अराउंड टाइम जो कि रेशो है टर्न अराउंड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम का। धन्यवाद।